everyone, welcome back to the learning of class 12 business studies. My name is Pooja and I'm here to provide you assistance in learning business as one of the essential and core subject in commerce stream. So for today's tutorial, I will be initiating chapter 12 of part B, that is consumer protection. So crux of today's tutorial will be the concepts of consumer protection and Consumer Protection Act. So let's get started. So आज के ट्यूटोरियल में आई एम गोइंग टू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर फॉलोड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. सो लेट अस अंडरस्टैंड एट फर्स्ट कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर क्या है. तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंज्यूमर एक्चुअल में क्या है, कौन है एंड क्यों इनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि कंज्यूमर कौन है. A consumer is a person who pays to consume the goods and services produced by a seller, company or organization. Which means that consumer वो इंसान है जो कि पे करता है. Which means that कोई भी कमोडिटी को जब वो गुड्स के फॉर्म पे या सर्विस के फॉर्म पे अवेल करता है जो कि सेलर प्रोड्यूस करता है या सेलर बेचता है, या कोई भी कंपनी अगर उसको प्रोड्यूस कर रही है या बेच रही है, या कोई भी फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोड्यूस करती है, सेल ऑफ करती है, सो डेफिनेटली यहाँ पे एज अ पर्सन सो एज टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, जो यहाँ पे कंज्यूमर है वो प्राइस पे करता है सेलर को, कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को जो कि डील करती है किसी भी प्रोडक्ट में. I have mentioned a note over here. Consumers play a vital role in the economic system of a nation, which means that हमारी मार्केट में, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, सो बेसिकली जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं, बिकॉज जो पूरे नेशन में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उन्हीं की वजह से पॉसिबल होते हैं. बिकॉज जो ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म इंटरचेंज होता है या कनेक्ट करता है प्रोड्यूसर को विद द बायर, वो इसीलिए किया जाता है बिकॉज वन पार्टी एज अ सेलर इज डेफिनेटली ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द अदर पार्टी दैट इज योर बायर. एंड बायर अगर कोई भी कमोडिटी अगर नहीं खरीदेगा तो डेफिनेटली वो पे नहीं करेगा किसी भी सेलर को, किसी भी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. तो हमारी कंट्री में जो एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है इन टर्म्स ऑफ योर इकोनॉमिक, वो डेफिनेटली फैसिलिटेट करता है आपका कंज्यूमर. कंज्यूमर इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज या प्रेस्टीज ऑफर किया जाता है इन द मार्केट, एंड उनको डेफिनेटली एज द किंग ऑफ द मार्केट भी रेफर किया जाता है. कंज्यूमर या कंज्यूमर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज जो कंज्यूमर या कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड क्रिएट करते हैं, एंड डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी सेलर है या कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन करते हैं, एंड प्रोडक्शन के लिए वो बेसिकली जो भी गुड्स हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं उसको या तो प्रोक्योर करते हैं या तो सामान को खुद बनाते हैं, एंड फर्दर उसके बाद सेल्स करते हैं इन्हीं को इन द फॉर्म ऑफ हैविंग डिमांड फैक्टर इन द मार्केट, एंड इसी की वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी कमाते हैं. विच स्ट्रेट अवे मीन्स दैट अगर कंज्यूमर है तो डिमांड हो रही है, तो प्रोडक्शन है, तो ही सेल्स एंड तो ही प्रॉफिटेबिलिटी है. इसका रिवर्स क्या होता है, अगर कंज्यूमर्स नहीं है तो डेफिनेटली कंज्यूमर नहीं है तो नो डिमांड, नो प्रोडक्शन, नो सेल्स एंड नो प्रॉफिट. विच मीन्स दैट हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा. सो एज अभी हमने जाना कि कंज्यूमर कितना इंपॉर्टेंट है टू सो एज टू क्रिएट अ डिमांड फैक्टर, प्रोडक्शन, सेल्स एंड प्रॉफिट. इट इज़ द रीज़न कि उनको किंग ऑफ द मार्केट भी बोला जाता है. सो हियर मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर को इंट्रोड्यूस किया, एंड फर्दर हम आगे मूव करते हैं सो एज टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. So let's get started with concept of consumer protection now. So consumer protection refers to protection of consumers from undue exploitation and unfair trade practices, which means that जो consumers हैं वो इतना important या integral part है आपके economic system का, उसके बाद भी consumer को protection की requirement होती है, ज़रूरी होता है उनको protected feel करवाना, बिकॉज जितने भी सेलर्स मार्केट में ऑपरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, वो डेफिनेटली एक सोल पर्पस के लिए काम करते हैं. वो सोल पर्पस क्या होता है, सेल्स को मैक्सिमाइज करना, फर्दर सेल्स को मैक्सिमाइज करते हुए वो अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. तो इस वजह से जो जितने भी सेलर्स मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं उनमें से कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में डील आउट करते हैं,
एंड इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से जो कंज्यूमर है वो एक्सप्लॉइटेड फील करता है एंड इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट ही कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी हम समझेंगे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस डेफिनेटली वो प्रैक्टिस है जो कि फेयर तो बिल्कुल भी नहीं है एंड सेलर्स या जो आपकी कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसलिए उससे रिलेट करती है या वो कैरी आउट करती है सो दैट वो अपने सेल्स को मैक्सिमाइज कर सके। बट इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के फॉर्म पे ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग या ओवरचार्ज किया जा सकता है प्राइस के फॉर्म पे, या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स भी आप देख सकते हो एंड उससे इन्फ्लुएंस होके माइट भी आप ऐसा प्रोडक्ट खरीद सकते हो जो कि वो चीज़ आपको ऑफर नहीं कर रहा है जो कि वो बेसिकली क्लेम करता है इन द एड्स। सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स कोट किए हैं जो कि एक्सप्लॉयटेशन का एक सोर्स बन सकता है किसी भी कंज्यूमर के लिए। सो दिस इज द फैक्टर जिसकी वजह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट फील करवाना या प्रोटेक्शन देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज कंज्यूमर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मार्केट के लिए, किसी भी सेलर के लिए। इफ़ यू रियली थिंक एज अ सेलर और द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी कि विदाउट कंज्यूमर आप ऑपरेट कर लोगे, एक कस्टमर भी अगर आप लूज़ करते हो वो आपके बिजनेस पे अफेक्ट क्रिएट नहीं करता है, बट डेफिनेटली ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। हर एक कंज्यूमर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड कस्टमर्स को एडअप करना तो ऑफकोर्स आपका मोटिव होगा ही होगा, बट डेफिनेटली यू हैव टू रिटेन योर ओल्ड कस्टमर्स ऑल्सो, बिकॉज कस्टमर्स जो हैं वो आपके लिए पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ को स्प्रेड करते हैं, विच मीन्स दैट दे टॉक गुड अबाउट यू। तो वो भी एक सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट अपने आप हो जाता है जिसके लिए आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो जिस तरीके से कंज्यूमर का रोल इन द मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है एंड इसी तरीके से हम ये भी समझ लेंगे कि जो कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन है उसके भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहले के टाइम पे एक अप्रोच को फॉलो किया जाता था इन द मार्केटिंग जो कि रिसेंट टर्म से या रिसेंट कॉन्सेप्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग है। जो ट्रेडिशनल काइंड ऑफ मार्केट थी या ट्रेडिशनल काइंड ऑफ मार्केटिंग थी या आपकी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनकी मेंटालिटी क्या थी? दैट वाज योर give it emptor, which means that let the buyer beware, which means that जो भी बायर या जो भी कंज्यूमर आपसे सामान खरीद रहा है, किसी भी सेलर से सामान खरीद रहा है फ्रॉम द मार्केट, द पर्सन हैज़ टू बी सोलली अवेयर अबाउट द फैक्ट कि क्या प्रोडक्ट है, कैसा है, उसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। सो होल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट वॉज ऑन द शोल्डर ऑफ द कंज्यूमर, जिसको चेंज करके केविट वेंडिटर के फॉर्म पे अब मार्केट की अप्रोच है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि अब बायर को नहीं बट आपको अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेलर्स को ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्टिवेटेड रहने की ज़रूरत है, बिकॉज दे आर प्लेइंग अ वेरी एक्टिव रोल so as to facilitate the transaction between the producer and the buyer or your seller or the buyer. So after covering consumer protection in general, अब हम करेंगे importance of consumer protection. कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जाना इसके बारे में क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। Herein I have mentioned that market minus consumer equals to 0, which means that market में अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं and if you don't give weightage to the consumer needs or their taste and preferences या उनके rights के फॉर्म पे काम ना करना या उनके फेवर में फॉर्म पे अगर आप काम नहीं करते हो, so आपकी जो मार्केट है या जो आपका फंक्शनिंग है that would be एब्सोल्युटली ज़ीरो। सो बिना कंज्यूमर के कोई भी मार्केट ऑपरेट नहीं कर सकती है, इसीलिए भी कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना भी इम्पॉर्टेंट है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को हम लोग दो पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करेंगे, एक कंज्यूमर एंड दूसरा आपका बिजनेस। सो सबसे पहले कवर करते हैं वो पॉइंट्स जो कि कंज्यूमर पर्सपेक्टिव के तरीके से या तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो एज टू गेट द प्रोटेक्शन, सबसे पहला है कंज्यूमर इग्नोरेंस। सो मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स हमारी कंट्री के अंदर ऐसे हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, या अगर उनको कोई भी इश्यू होता है रिगार्डिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट जो कि वो यूज़ करते हैं या कंज्यूम करते हैं, सो क्या क्या उनके पास रिलीफ्स मिल सकते हैं या क्या क्या सोल्यूशंस या रेमेडीज़ उनको ऑफर करी जा सकती हैं, इनके बारे में एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं होती है या लेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करना इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्पॉर्टेंट था।
नेक्स्ट इज योर अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, विच मीन्स दैट जो कंज्यूमर्स हैं वो यूनाइटेड नहीं है या बेसिकली वो एक तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में काम नहीं करते हैं. सो एज पर योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि फ्रेम किया गया था फॉर द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ योर कंज्यूमर, डेफिनेटली बहुत सारे राइट्स एंड बहुत सारे अधिकार या प्रिविलेज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिकली ऑफर किए गए हैं. सो जो भी कंज्यूमर रिलेट करता है विद एनी ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, उनको वो स्पेशल राइट्स या स्पेशल काइंड ऑफ प्रिविलेजेस ऑफर करी जाती हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है. ये एक सेफ गार्ड हो सकता है उनके इंटरेस्ट फैक्टर का. थर्ड इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स. एज मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस तो काफ़ी बढ़ती जा रही है डे बाई डे, बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से कंज्यूमर की रोल बढ़ता जा रहा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट बनती जा रही है इन द मार्केट, उसी तरीके से जो एक्सप्लॉयटेशन है कंज्यूमर्स की, उसके भी केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं. बिकॉज जितने सेलर्स मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, डेफिनेटली हर एक कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं. उनका एम क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अप्रोच करें और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट को ट्राई करें या खरीदें. सो इस चक्कर में क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स के साथ अनफेयर डीलिंग होती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेड फील करता है. डेफिनेटली अगर एक्सप्लॉयटेशन होती है तो उसको सुनने के लिए आपके पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए. एंड जो कोर्ट्स हैं या लीगल असिस्टेंस होगी वो आपको जो प्रोवाइड करवाएगा, दैट इज़ योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम वो पॉइंट कवर करेंगे जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो एज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर. फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, विच मीन्स दैट कोई भी बिजनेस अगर ऑपरेट करना इनिशिएट करता है, डेफिनेटली उसका जो कॉल होता है वो यही होता है कि वो लॉन्गर स्पैन तक ऑपरेट करे. एंड अगर वो लॉन्गर स्पैन तक ऑपरेट करना चाहता है, अगर वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को एक्सपीरियंस करता है या रिलेट करता है, कैरी आउट करता है, तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर का ट्रस्ट है या जो सेटिस्फैक्शन है वो विन नहीं कर पाएगा, उसको डेवलप नहीं कर पाएगा. एंड अगर वो कस्टमर्स को अच्छी तरीके से हैप्पी नहीं रखता है, रिटेन नहीं रखता है, तो उसका लॉन्गर स्पैन तक ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, विच मीन्स दैट जो बिजनेस है उसको प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए उन इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हेल्प आउट करता है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. तो जो रिसोर्सेज के फॉर्म पे इनपुट्स मिलते हैं वो इनपुट्स आपको सोसाइटी ऑफर करती है. सो तभी आप अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हो. एंड अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट होगा तो ही आप आउटपुट को प्रोड्यूस करोगे, तो ही सामान बनेगा. एंड प्रोडक्ट्स अगर मैन्युफैक्चर होंगे तभी उसकी सेल्स होगी एंड तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हो. विच मीन्स दैट अगर आप सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज़ करके ही अर्न कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वेरियस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जिसकी वजह से आप सोसाइटी में ऑपरेट या एक्सेप्ट किए जा सकते हो. एंड कंज्यूमर इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो कि आपके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करता है. नेक्स्ट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेफिनेटली हर एक बिजनेसमैन या जो बिजनेस हाउस है वो ऑपरेट करता है सबसे पहले फॉर अटेनिंग लीडिंग ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ टू अटेन प्रॉफिटेबिलिटी और द मनी फैक्टर आउट ऑफ द ट्रांजैक्शंस जिसमें वो इन्वॉल्व होता है. बट हर एक बिजनेस का या सारे बिजनेस का लीडिंग ऑब्जेक्टिव ही पूरा करना ज़रूरी नहीं होता है. डेफिनेटली दे हैव टू टेक केयर ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मॉरल ऑब्लिगेशन है जो कि रिस्पॉन्सिव बिहेवियर होता है, जो कि कोई भी बिजनेस हाउस शो करता है टूवर्ड्स वेरियस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी. विच मीन्स दैट सेगमेंट का मतलब क्या है, वो कंपोनेंट या वो एलिमेंट जिसके वजह से बिजनेस डायरेक्ट फॉर्म पे या इनडायरेक्ट फॉर्म पे क्रिएट होता है या एस्टैब्लिश होता है या इम्पैक्ट क्रिएट करता है. जैसे कि आपके सप्लायर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, आपके वर्कर्स हो गए. इसी तरीके से जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द रीज़न प्रोडक्शन विदाउट कंजप्शन इज़ नथिंग. अगर एज अ सेलर आप सामान बना भी दोगे एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ योर कंज्यूमर्स तो डेफिनेटली आपकी सेल्स ज़ीरो होगी. नेक्स्ट इज योर मॉरल जस्टिफिकेशन. सो मॉरल जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है, द मॉरल वैल्यू और द एथिक्स और द नॉर्म्स आपको कंज्यूमर के अगेंस्ट जाने की परमिशन नहीं देते हैं, या बेसिकली वो प्रोटोकॉल आपका नहीं होना चाहिए या वो स्टैंडर्ड आपका नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप जिनके लिए सर्व कर रहे हो, जिनकी वजह से आप ऑपरेट कर रहे हो, आप उनके साथ अनफेयर तरीके से डील आउट करो. Next is your government intervention, which means that government intervenes in the working of a business if it is found involved in any unfair trade practices. Which means कि जो government है वो आपके business में या आपके course of action में poke कर सकता है, interfere कर सकता है if they found
यू टू बी इन सच अ काइंड ऑफ बिहेवियर जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो सकता है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि कंज्यूमर को हार्म कर रही है या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्टेड नहीं कर रही है, तो उस केस में या उस सिचुएशन में गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, पोक करेगी, एंड यू वुड बी अकाउंटेबल फॉर योर कोर्स ऑफ एक्शन। सो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर क्या है इन जनरल टर्म्स, फिर मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है इन जनरल ऑफ कोर्स, एंड इम्पॉर्टेंस भी हमने पढ़ ली कि किस लिए बिजनेस पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, एंड सेम गोज फॉर कि कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से क्यों उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। नाउ लेट्स बिगिन और लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर एक्चुअल थिंग जो कि आपको इस सेगमेंट के अंदर पढ़नी, इस चैप्टर के अंदर पढ़नी, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस तरीके से काम करता है, क्या है उसके अंदर, क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या प्रोविजंस है, इस चीज़ को ही आपको रिलेट करना है विद होल ऑफ द चैप्टर और द कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले इनिशिएट हुआ था, या बेसिकली आप लगा लो कि ये प्रोविज़न जो था दैट वाज फ्रेम्ड इन द ईयर 1986। एंड अगर हम बात करें इस एक्ट के बारे में, तो ये एक्ट अभी कुछ टाइम पहले ही इसका जो प्रोविज़न है या जो रीइंफोर्समेंट है वो दोबारा से रीफ्रेम हुआ था इन द ईयर 2019। सो विच मीन्स दैट जो इसका अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 2019 में। सो दिस इज़ एन एक्ट which so as to provide for better protection of the interest of consumers, and for that purpose to make provision for the establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of consumer disputes and for matters, which means कि ये ऐसा एक्ट है जो कि wholly and solely प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर या सेफ गार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। एंड इस एक्ट के थ्रू वो नॉर्म्स को, वो स्टैंडर्ड को, वो प्रोविज़न को प्रिपेयर किया गया है या फ्रेम किया गया है जो कि हेल्प आउट करती है किसी भी कंज्यूमर को सो एज टू गेट अ बेटर काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। एंड इस एक्ट के अंदर कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बताया है, क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, किस तरीके से आप केस फाइल कर सकते हो, एंड जो आपके कंज्यूमर काउंसिल्स हैं उनको फ्रेम करा गया, उनको फ्रेम करने के एफर्ट किए गए हैं, एंड अदर अथॉरिटीज़ को भी इस्टेब्लिश किया गया है जो कि हेल्प आउट करेगी सो एज टू रिजॉल्व एनी ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, कोई कंप्लेन है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी बेस्ट ऑफ द पॉसिबल एफर्ट के साथ कोर्ट्स खुले हैं, फोरम्स को इस्टेब्लिश किया गया है सो दैट जो कंज्यूमर है वो बेस्ट ऑफ द सोल्यूशन को वहाँ से डिराइव करें। सो अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो इस एक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें रिलेट करने को मिलेंगी। ऑफ कोर्स सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय मीन ऑफ दिस एक्ट की कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंगली कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट हैं, एंड कंज्यूमर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, विच मीन्स एज अ कंज्यूमर इफ़ यू आर परचेजिंग और इफ़ यू आर कंज्यूमिंग एनीथिंग तो आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऑफ कोर्स अगर आपको प्रोटेक्शन मिली है डजंट मीन दैट कि आपका जो रोल है वो ज़ीरो हो जाता है एंड जो सेलर है ऑफ कोर्स वही अब यहाँ पर अटेंटिव रहेंगे, नो, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू कैरी आउट योर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जब भी आप सामान खरीद रहे, चाहे आप छोटे से छोटा प्रोडक्ट खरीदो, चाहे बड़े से बड़ा प्रोडक्ट खरीदो। इफ़ इन केस आपको कोई डिससेटिस्फैक्शन होती है रिगार्डिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट और एनी ऑफ द मार्केटर, सो अगर आप कोई केस को फाइल करना चाहते हो, कोई कंप्लेन को फाइल करना चाहते हो, सो क्या क्या आपको बेस्ट ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशंस, रेमेडीज़ या रिलीफ मिल सकती हैं, ये भी इसके थ्रू आप पढ़ोगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू पढ़ोगे। रोल ऑफ NGOs विच मीन्स दैट जो आपके NGOs हैं जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट आपके प्रॉफिटेबल एवेन्यूज़ के फॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या रोल है, क्या क्या वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है सो एज टू प्रोवाइड बेटर काइंड ऑफ इंटरेस्ट टू द कंज्यूमर्स। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रिड्रेसल मशीनरी क्या है, मतलब कि किस के थ्रू या किस मैकेनिज्म के थ्रू इफ़ यू हैव एनी ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन तो आप कौन कौन सी जगह पे केस को फाइल कर सकते हो, क्या क्या आपका कॉम्पनसेशन वैल्यू होना चाहिए, कैसे कैसे आपकी हियरिंग होगी, कैसा आपका रिजल्ट आ सकता है, उस चीज़ के बारे में इज़ ऑल अबाउट योर रिड्रेसल मशीनरी, विच मीन्स दैट जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई दिस इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ योर कंटेंट और द सिलेबस जो कि आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पार्ट है।
सो आज के ट्यूटोरियल के लास्ट सेगमेंट में आई एम गोइंग टू कवर द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जो हमने अभी पहले स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल के सेगमेंट पे पढ़ा था दैट वाज जनरल काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर, बट अब हम जो पढ़ेंगे दैट वुड बी इन कॉन्टेक्स्ट टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो हु इज़ अ कंज्यूमर? सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने डिफाइन किया है कंज्यूमर को सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, सो प्रोडक्ट जो है वो एक टैंजिबल भी हो सकता है एंड इनटैंजिबल भी हो सकता है। सो टैंजिबल को हम ऑफ कोर्स रिलेट करते हैं गुड्स के साथ जिसका फिजिकल पोजेशन होता है, वेयर सर्विसेज को अगर हम रिलेट करते हैं तो वो इनटैंजिबल होता है। सो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसने सेपरेटली कंज्यूमर ऑफ गुड्स को डिफाइन किया है एंड कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड उसके बाद सर्विसेज के ऊपर आएंगे। So any person who buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any scheme of deferred payment, which means कि कोई भी ऐसा इंसान जिसने कोई भी गुड्स को खरीदा है जिसका फिजिकल पोजेशन पॉसिबल है फॉर अ कंसिडरेशन, विच मीन्स दैट वो किसी ना किसी कंसिडरेशन के फॉर्म पे उसका प्राइस को पे करेगा, या तो उसने पे कर दिया होगा, या तो उसने प्रॉमिस किया होगा पे करने के लिए, या तो उसने पार्टली अमाउंट या एक पोर्शन एक सेगमेंट ऑफ द प्राइस को पे कर दिया होगा एंड पार्टली अमाउंट उसने प्रॉमिस किया होगा कि वो पे करेगा इन द नियर बाय फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ योर डेफर्ड पेमेंट, या वो आपका कोई भी ऐसा मोड जो कि एक्सेप्टेबल होगा एक्सचेंज के फॉर्म पे, चाहे वो चेक हो चाहे वो अदर आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू उसने प्रॉमिस किया है टू पे ऑफ, तो वो आपका डेफिनेटली कंज्यूमर ऑफ गुड्स कहलाएगा। So it includes any user of such goods when such use is made with the approval of the buyer but does not include a person who obtain goods for resale or any commercial purpose, which means that कि आपका कोई भी सामान अगर आप किसी को अप्रूवल देने के बाद यूज़ करने की परमिशन देते हो तो डेफिनेटली वो जो इंसान है वो भी यहाँ पे कंज्यूमर ऑफ गुड्स कहलाएगा। बट अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी गुड्स को खरीदा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, मतलब कि उसको बेचने के लिए खरीदा है, तो वो कमर्शियल पर्पस में यूज़ कर रहा होगा, इस गुड्स को इन्वॉल्व कर रहा होगा बेचने के लिए, तो डेफिनेटली वो कंज्यूमर ऑफ गुड्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। अब रिलेट करेंगे विद कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। डेफिनेटली जो कंज्यूमर ऑफ गुड्स हमने पढ़ा है उससे बहुत हद तक मिलता हुआ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है आपका कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। सो आप इसको एक बार रिलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको दोनों ही में काफ़ी सिमिलैरिटी दिखेंगी। So any person who avails of any service for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any scheme of deferred payment, जैसे कि अभी हमने रिलेट किया था कि कोई भी गुड्स को अगर कोई इंसान खरीदता है फॉर अ कंसिडरेशन, इसी तरीके से जब भी आप कोई सर्विस को अवेल करोगे फॉर एनी कंसिडरेशन जिसको आपने या तो पे कर दिया है 100% पे कर दिया है, या आपने प्रॉमिस किया है दैट यू आर गोइंग टू पे, या तो आपने उसकी पार्टली पेमेंट आपने कर दी है, पार्टली आपने प्रॉमिस करी है दैट यू आर गोइंग टू पे इन द नियर बाय फ्यूचर, मेकिंग द यूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ द डेफर्ड पेमेंट, जिससे मैं आपको बताया कि कोई भी चेक के फॉर्म पे या कोई भी अदर फैसिलिटीज़ के फॉर्म पे आप उसकी पेमेंट कर सकते हो। सो डेफिनेटली आपको कॉल किया जाएगा एज कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। एट द सेम टाइम इट इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज व्हेन सच सर्विसेज आर अवेल्ड of with the approval of the person concerned but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose, which means that for example अगर मेरे पास कोई कूपन्स हैं जो कि मैं किसी को यूज़ करने के लिए देती हूँ टू अवेल एनी फॉर्म ऑफ योर ब्यूटी सर्विस और एनी ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली वो जो अप्रूवल के बाद ही यूज़ कर रहा है मेरी सर्विस को जो कि मैंने ऑफर किया उसको यूज़ करने के लिए, तो डेफिनेटली वो इंसान भी जो होगा वो कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज फॉर श्योर कहलाएगा। बट इफ़ यू आर indulging yourself to have such services for any of the commercial purpose, तो definitely आप consumer of services के कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो। सो अभी जो हमने मीनिंग ऑफ कंज्यूमर पढ़ा एज कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो स्पेसिफिकली जो आपको मैंने बताया है या जिस लैंग्वेज में जिस वर्ड में मैंने नोट्स को प्रिपेयर किया है दैट इज़ एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्पेल आउट करता है। सो कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज को हमने यहाँ पे कम्प्लीटली रिलेट कर लिया, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है। बाकी जो कंज्यूमर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिलीव्स या रोल या रिडर्सल मशीनरीज हैं
वो मैं आपके आगे आने वाले जो ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें कवर करूँगी. सो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही है. और थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू.